नमस्कार, आप देख रहे हैं SCS न्यूज। मैं हूं कमलेंद्र झा। ये खबरों की शुरुआत करें और बात करें नए वाहन नियम की, जिसमें नियम को काफ़ी सख्त कर दिया गया है। वाहन चेकिंग के दौरान वसूली जाने वाली राशि को भी कई गुना बढ़ा दिया गया है। पटना के कारगिल चौक पर प्रमंडलीय आयुक्त के देखरेख में सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। राजधानी पटना में एक बार फिर यातायात के कड़े नियमों के साथ पटना के कारगिल चौक पर सघन चेकिंग अभियान शुरू किया गया। गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। यातायात की अनदेखी करने वालों की अब खैर नहीं। 1 सितंबर से चलने वाले इस अभियान में खुद प्रमंडलीय आयुक्त आनंद किशोर मौजूद रहे, जिसमें मोटी फाइन लोगों को देनी पड़ी। दरअसल मोटर व्हीकल अधिनियम के तहत केंद्र सरकार के कड़े नियम का पालन करने के आदेश दिए गए हैं, जिसको अमली जामा पहनाने के लिए राजधानी पटना के सड़कों पर प्रमंडलीय आयुक्त आनंद किशोर खुद उतरे। गाड़ियाँ हों, यदि वाहनों पर काले शीशे लगाए गए हैं तो अविलंब वैसे वाहनों को के विरुद्ध में कार्रवाई, और जो भी काले शीशे लगाए हुए गाड़ी यदि पाई जाएंगे उनको भी जब्त किया जाएगा और इनसे भी जुर्माने की राशि वसूल की जाएगी। इसलिए आप सभी लोग इसमें जरूर सहयोग करें। आम लोगों का सहयोग इस अभियान में अपेक्षित है और हम सभी लोगों से अनुरोध करते हैं कि इस अभियान में आप लोग भी अपना सहयोग। पटना के जक्कनपुर थाना अंतर्गत एक होटल में चल रहे शराब के व्यापार का पुलिस ने उद्भेदन किया। पटना के जक्कनपुर थाना अंतर्गत होटल की आड़ में चल रहे शराब कारोबार को पटना पुलिस ने पकड़ लिया। साथ ही साथ 2 शराब तस्कर को भारी मात्रा में शराब के साथ गिरफ्तार कर लिया। जक्कनपुर थाना अंतर्गत करबिघिया स्थित बिहार होटल में यह शराब का कारोबार चल रहा था। शराब कारोबारियों की हिमाकत तो देखिए कि बगल में ही पुलिस चौकी बना है, जिस चौकी पर लगभग हर वक्त पुलिस अधिकारी और जवान नजर आते हैं। ऐसे माहौल में भी शराब कारोबारी खुलेआम पुलिस की आंखों में धूल झोंकते हुए यहां व्यापार कर रहे थे। यहां बरामद किए गए शराब में 8 PM इंपीरियल ब्लू, रॉयल स्टैग आदि जैसे नामी ब्रांड शामिल हैं। जक्कनपुर थाना अंतर्गत जो है करबिघिया के पास एक बिहार होटल नाम करके है, उस होटल के बगल में एक कमरा, उसमें जो है सूचना प्राप्त होने के बाद उसमें छापेमारी की गई तो भारी मात्रा में जो है विदेशी शराब जो है बरामद हुई है। 2 लोगों की विधिवत गिरफ्तारी भी हुई है। उसमें 250 करीब बोतल्स हैं शराब के, जिसमें करीब 53 लीटर जो है टोटल शराब की बरामदगी हुई है। वायरल ऑडियो में अनंत सिंह की आवाज की पुष्टि पटना के SP ने की है। वायरल ऑडियो में अनंत सिंह की आवाज मैच हो गई है, इस बात की पुष्टि ग्रामीण SP कांतेश कुमार मिश्रा ने किया। पटना ग्रामीण SP कांतेश कुमार मिश्रा ने कहा कि वायरल ऑडियो की जांच की गई है, जिसमें अनंत सिंह के आवाज की पुष्टि की गई है। वहीं पूछे जाने पर कि क्या अनंत सिंह को दोबारा पुलिस रिमांड पर लेगी, उन्होंने कहा कि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, पर हर बिंदुओं पर पुलिस अपना काम कर रही है। अगर जरूरत पड़ेगी तो आगे भी कार्रवाई में किसी को भी पुलिस रिमांड पर ले सकती है। रिपोर्ट माननीय न्यायालय में खोला गया है, तो उसमें जो उनका ऑडियो में वॉइस था तो उससे पॉजिटिव पाया गया है और इसके बाद हम लोग जो अनुसंधान में होगा कार्रवाई करेंगे। सर, क्या फिर से अनंत सिंह को रिमांड पर ले सकते हैं क्या? हम लोग अभी डिस्कशन में हैं और बाकी जो न्याय संगत कार्रवाई की। इसमें और कौन कौन से लोग, जैसे जो भी होंगे सब लोग को पहले कहा कि इनका सैंपल मैच कर गया है वॉइस सैंपल जी। इन्वेस्टिगेशन में साक्ष्य के लिए हम लोग आगे कार्य कर रहे हैं और जो भी होगा अनुसंधान में आगे किया जाएगा। पटना में चार्टर्ड कॉमर्स द्वारा गुरु उत्सव कार्यक्रम मनाया गया। चार्टर्ड कॉमर्स द्वारा टीचर्स डे के उपलक्ष्य में गुरु उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बिहार के DGP भी पहुंचे। श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में चार्टर्ड कॉमर्स द्वारा टीचर्स डे के उपलक्ष्य में गुरु उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
मुख्य अतिथि के तौर पर बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने इस कार्यक्रम का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। बिहार के डीजीपी ने कहा कि गुरु के बिना ज्ञान और शिक्षा के बिना संस्कार अधूरा है। आज के परिवेश में शिक्षा बहुत जरूरी है। इसके बिना आज के युग में चलना लगभग नामुमकिन है और यदि आप शिक्षित हैं तो आपको हर जानकारी और सरकार की नीति की जानकारी आप कहीं भी रहें आपको मिल सकती है। हमें शिक्षा प्रदान करने वाले गुरु सर्वोपरि हैं। करके आएंगे, लेकिन उससे झुलझाना नहीं है, उसको अपमानित नहीं करना है, उसको डांट कर भगाना नहीं है। आदमी तब आता है जब उसके अंदर विश्वास पैदा होता है। आदमी कोई भी आए, गरीब आए, शोषित आए, दलित आए, पीड़ित आए, मैं तो ये मानता हूं कि वही पुलिस अधिकारी एक अच्छा पदाधिकारी है जिससे चोर डरे, क्रिमिनल डरे, अपराधी डरे। लेकिन आम जनता जिस पदाधिकारी से डर गई, समझो आम जनता ने उस पदाधिकारी को फेल कर दिया, पूरी तरह से फेल कर दिया। हमारा काम जनता को डराने का नहीं है, हमारा काम जनता का प्यार जीतने का, आशीर्वाद जीतने का है। और आशीर्वाद और प्यार भाषण से नहीं जीता जाता, अपने काम से जीता जाता है। बिहार सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला किया। आज शिक्षक दिवस समारोह के अवसर पर आयोजित इस प्रोग्राम में उसकी चर्चा करते हुए 1 मिनट में अपने वाणी को विराम दूंगा। शराबबंदी का, अरे ये तो आप भी जानते हो, ये तो पढ़े लिखे लोग, अनपढ़ लोग, गांव के लोग, देहात के लोग, शहर के लोग, सब लोग जानते हैं कि शराब पीने से स्वास्थ्य का नाश होता है, संपत्ति का नाश होता है, पारिवारिक जीवन का में कलह आता है, सामाजिक प्रतिष्ठा नष्ट होती है। लेकिन मैं एक नई बात करता हूं, ये सब हानियां तो होती ही हैं, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान शराब पीने का या गांजा, भांग, हीरोइन, चरस, कोई भी नशा हो, कोई भी ड्रग्स हो, उसके सेवन का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि आदमी का नैतिक पतन होता है, आध्यात्मिक पतन होता है, चारित्रिक पतन होता है। और सबसे बड़ा खतरा यह है कि आदमी के अंदर जो सबसे फाइन बेस्ट इंस्ट्रूमेंट ईश्वर ने फिट करके भेजा है, जिसका नाम बुद्धि है, जिसका नाम इंटेलेक्ट है, वो इंटेलेक्ट मशीन खराब हो जाती है, मतलब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। जब बुद्धि भ्रष्ट हो गई तो आदमी के पास बचा क्या? शरीर और मन। फिर वो मन का अनुसार जीने लगता है, जो मन में आएगा वो करेगा। तो जैसे मन के अनुसार आदमी जीने लगा तो आदमी जानवर हो गया, क्योंकि जानवर के पास बुद्धि नहीं होती, केवल शरीर होता है और मन होता है। आपकी बुद्धि अगर भ्रष्ट हो गई तो केवल आपके पास मन बचा, शरीर बचा और मन बचा, तो वो आदमी समाज के लिए बहुत बड़ा अभिशाप बन जाता है। इसलिए शराब का विरोध करिए, नशे का विरोध करिए। ये आज बोलना इसलिए जरूरी था कि नौजवानों के प्रति मेरे दिल में बहुत प्यार है और नौजवानों का नशा और ड्रग के प्रति बहुत आकर्षण है। ये ड्रग और नशा और शराब आपके जीवन को बर्बाद कर देगी, आपकी चेतना को नष्ट कर देगी। शिक्षक समाज की रीढ़ हैं, इस राष्ट्र की नींव हैं। शिक्षक राष्ट्र निर्माता हैं। जैसे मकान की नींव होती है, नींव मजबूत होती है तो इमारत बुलंद होती है, उसी तरह से हमारे समाज में जो शिक्षकों की भूमिका है वो राष्ट्र निर्माता की भूमिका है। और शिक्षक जब अपने विद्यालय में, महाविद्यालय में बच्चों को पढ़ा रहे हों तो ये उनको सोचना चाहिए कि वो नौकरी नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने महाविद्यालय और विद्यालय में आने वाले हिंदुस्तान की तकदीर गढ़ रहे हैं। इस भाव से अगर काम करेंगे तो आने वाला हिंदुस्तान एक नया हिंदुस्तान होगा, जिसमें अपनी सांस्कृतिक विरासत के प्रति आस्था होगी और मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता होगी। पटना में आस्था फाउंडेशन द्वारा डायबिटीज पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया। पटना के इनकम टैक्स कार्यालय के ऑडिटोरियम में आस्था फाउंडेशन की ओर से डायबिटीज की पाठशाला का आयोजन किया गया, जिसमें पटना के नामी गिरामी डॉक्टरों ने हिस्सा लिया। मुख्य अतिथि के तौर पर डॉक्टर मंजू गीता मिश्रा, डॉक्टर सुनील कुमार बेंगलोर से आए, डॉक्टर अमित कुमार लखनऊ से, डॉक्टर सत्यजीत कुमार भी इसमें शामिल हुए। डायबिटीज आज के परिवेश में एक मुख्य बीमारी की तरह है और ये एक मीठा जहर के तौर पर हमारे समाज और शरीर में फैल चुका है। पाठशाला में शामिल डॉक्टरों का कहना था कि ये बीमारी बहुत ही गंभीर बीमारी के रूप में हमारे जीवन में शामिल हो चुका है। आज का पाठशाला इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आयोजित किया गया है। डॉक्टरों ने डायबिटीज से बचने के उपाय और बीमारी के लक्षण के बारे में विस्तार से बताया। इसका इलाज, मेडिसिन और खान पान को लेकर अपनी अपनी
राय भी इस मौके पर रखी। उन्होंने बताया जो बीमारी से बचने का सबसे बेहतर इलाज है वॉकिंग। यदि आप वॉकिंग नियमित करते हैं तो काफ़ी हद तक इस बीमारी से बचा जा सकता है। कि आजकल जो है सो डायबिटीज़ आप लोग तो सुन ही रहे हैं कितना ज़्यादा हो गया है। ये नहीं है कि खाली मेल में डायबिटीज़ होता है, वुमेन में भी डायबिटीज़ होता है। 9,07,300 वुमेन हर साल डायबिटीज़ से इंडिया में उनका सफ़र करती हैं। और मेन हम इसमें कहना चाहते हैं कि प्रेगनेंसी में भी इसका इफ़ेक्ट होता है। तो हर वुमेन को जब फर्स्ट विजिट में जब भी आती हैं तो उनको ब्लड शुगर जरूर टेस्ट कराना चाहिए। आजकल यूनिवर्सल स्क्रीनिंग हो गया है, क्योंकि डायबिटीज़ का इंसिडेंस बढ़ गया है। जहाँ पेशेंट आती है कंसीव करके, हम लोग 75 ग्राम इंसुलिन ग्लूकोज खिला करके और उसका ब्लड शुगर कराते हैं, जिससे कि तुरंत ही डायग्नोस हो जाता है। क्योंकि जैसा हो गया है कि इंडिया में सबसे अब ये हो जाएगा, टॉप करेगा, फर्स्ट कर जाएगा। पहले चाइना था, अब इंडिया फर्स्ट कर जाएगा डायबिटीज़ में। तो इसको जो है सो हम लोग हर वुमेन को फर्स्ट टाइम यूनिवर्सल स्क्रीनिंग कराना चाहिए 75 ग्राम ग्लूकोज के बाद। क्योंकि यदि डायबिटीज़ रहेगा तो बच्चे में कॉम्प्लिकेशंस होता है तरह तरह का। डायबिटीज़ सडन IUD हो जाएगा, बच्चा का मृत्यु हो जाएगा। बच्चा का जो है सो डिलीवरी जो होगा स्टिल बॉर्न चाइल्ड होगा। प्रेगनेंसी है और जेस्टेशनल डायबिटीज़ है तो बेड रेस्ट रखना है। हम लोग बेड रेस्ट प्रेगनेंसी में भी नहीं कहते हैं, उसमें भी कहते हैं कि थोड़ा ज़रूर टहलिए, एक्टिव रहिए, जिससे कि आपको डायबिटीज़ कंट्रोल रहेगा। तो प्रेगनेंसी में भी डायबिटीज़ रेगुलर चेकअप होना चाहिए। और जिसको ऑलरेडी डायबिटीज़ है उसको और चांसेस रहता है कि डायबिटीज़ बढ़ जाएगा और बच्चे में, माँ के साथ साथ बच्चे में कॉम्प्लिकेशंस हो जाएगा। धन्यवाद करूँगा ऐसे प्रोग्राम एक समाज में एक जागरूकता फैलाने के लिए, क्योंकि ये सभी को पता है कि डायबिटीज़ महामारी का रूप ले रहा है। और जिस तरह से मर्टीज़ की संख्या बढ़ रहा है, कुछ वर्षों में ये डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड होगा। डायबिटीज़ के बारे में तो बाकी लोग बताएंगे, लेकिन मैं बता दूं कि नेत्र डायबिटीज़ मुख्यतः नेत्र, किडनी, नर्व, हार्ट को असर करता है। मैं उस पर अपने नेत्र में बता दूं कि आँखों में ये जो असर करता है तो आँखों के विभिन्न अंगों में असर करता है। और आँख को जैसे कि एक डायबिटीज़ में देखें तो एक शॉर्ट टर्म होता है, शॉर्ट टर्म में आँखों के चश्मे का नंबर उतार चढ़ाव होता है, वो अलग है। मोतियाबिंद इस कारण जल्दी हो जाता है तो मोतियाबिंद का ऑपरेशन होता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है डायबिटिक रेटिनोपैथी, डायबिटीज़ का रेटिना पर असर। जो असर अगर एक बार चला गया रोशनी तो लौट करके नहीं आता है। इसलिए जितने भी डायबिटीज़ स्पेशलिस्ट हैं या डायबिटीज़ मरीज हैं या फिजिशियन हैं, उन लोगों को ये होना चाहिए कि डायबिटीज़ मरीजों को नियमित समय पर नेत्र का जांच करने के लिए एडवाइस करें। क्योंकि जब तक कि मरीज बोलेगा कि उसकी रोशनी कम हो गई, तब तक में रोशनी काफ़ी कम हो जाएगी और रोशनी को हम वापस नहीं भी ला सकते हैं। इसलिए हमारे रेगुलर चेकअप में ये देखना होगा कि डायबिटीज़ असर किया है कि नहीं आँख पर, असर किया है तो कितने ग्रेड का असर किया है, और उस ग्रेड में हम कौन सा उपचार करेंगे ताकि डायबिटीज़ रहते भी लोगों की आँख की रोशनी प्रभावित न हो। इसके लिए डायबिटिक मरीजों का नियमित अंतराल पर नेत्र जाँच ही उसका जो उपचार है और वही उसका बचाव है। जितनी जल्दी हम जानेंगे आँख की रोशनी बचा के रखेंगे। Welcome to all media and brothers here. First of all, I want to say thanks to Astha Foundation for organizing this a great, very useful and very important कार्यक्रम that basically in our government service a lot of tensions officers normally takes. These tensions also and adding irregular diet and various other tensions, they are more prone to get that diabetes. And it is a fact, most of our officers are suffering from diabetes. मुहर्रम को लेकर पटना सिटी एसपी ईस्ट द्वारा शांति समिति की बैठक की जा रही है। पटना में मुहर्रम को लेकर पटना के सिटी एसपी ईस्ट जितेंद्र कुमार और एएसपी सिटी मनीष कुमार ने पटना सिटी के क्षेत्रों के हर थानों का भ्रमण किया और शांति समिति की बैठक करवाई।
बैठक में आए लोगों ने भी मुहर्रम में होने वाली झांकी और सड़क के यातायात के बारे में अपनी राय रखी। एसपी सिटी ईस्ट जितेंद्र कुमार और एएसपी सिटी मनीष कुमार ने पटना ईस्ट के जोन में आने वाली हर थानों में जाकर शांति समिति की बैठक में लोगों से अपील की है जो हर हाल में शांतिपूर्वक मुहर्रम की झांकी निकाली जाए। जो है सर डेसिबल होगा सर, लेकिन वो ले जाएगा 100 तक ले जाएगा। डेसिबल तो हम लोग चेक नहीं कर सकते, हो जाता है सर, रहता है। आपने आज शांति समिति की बैठक की है, क्या क्या मुद्दा रहा है? यहाँ जो सुल्तानगंज थाना परिसर के अंदर जो है आज जो है मुहर्रम को लेकर के स्थानीय जितने भी हमारे शांति समिति और अन्य जो गणमान्य सदस्य हैं उनके साथ जो है बैठक की गई। उनके साथ जो है यहाँ पर जो भी उनके सुझाव थे मुहर्रम को लेकर के या अन्य जो समस्याएं हैं उसको जो है हम लोगों ने नोट डाउन किया है और क्या क्या हम लोगों का जो निर्देश जो मुख्यालय से प्राप्त हुए हैं और जो भी हमारे वरीय पदाधिकारी द्वारा दिए गए हैं लाइसेंस के बारे में हो या जो जुलूस का जो सत्यापन हो या उसमें जो प्रयुक्त किए जाने वाले जो सामान हो उन सब के बारे में जो है इन सारे जो भी हमारे लाइसेंसधारी हैं उन सबको बताया गया है और सभी लोगों ने यही आश्वस्त किया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जो है ये लोग जोर शोर से जो है मुहर्रम को शांतिपूर्वक जो है ये मनाने में पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग करें। अररिया का एक दवा व्यापारी पटना में लाखों रुपए के मूल्य की प्रतिबंधित दवाओं के साथ पकड़ा गया। पटना के आलमगंज थाना अंतर्गत वाहन चेकिंग के दौरान अररिया का दवा कारोबारी भारी मात्रा में प्रतिबंधित दवा के साथ गिरफ्तार किया गया। पटना सिटी एसपी ईस्ट जितेंद्र कुमार ने कहा कि आलमगंज थाना अंतर्गत वाहन चेकिंग के दौरान रात्रि में एक वाहन में भारी मात्रा में प्रतिबंधित दवा के साथ अररिया का दवा कारोबारी गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से भारी मात्रा में कोरेक्स सिरप के साथ साथ प्रतिबंधित दवाएं जब्त की गई है। उन्होंने बताया कि ड्रग विभाग के अधिकारियों को बुलाकर उनके निर्देशानुसार आगे की कार्रवाई की जा रही है। थाना अंतर्गत जो है जो चेकिंग के दौरान जो है भारी मात्रा में जो है जो कोरेक्स है और भी जो प्रतिबंधित जो दवाएं हैं उनकी बरामदगी हुई है। हम लोगों ने जो है विधिवत जो है उसको हमारे जो ड्रग इंस्पेक्टर हैं उनसे कोऑर्डिनेट करके और उसको जो है विधिवत उसका इज्जत तैयार करके आगे की कार्रवाई की है। गिरफ्तारी कितने की हुई? उसमें जो है एक 4 व्हीलर है, एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है जो अररिया के रहने वाले हैं, आगे की कार्रवाई की जाएगी। सुपौल का इंजीनियरिंग कॉलेज जंग का मैदान बन चुका है। सुपौल जिला का इंजीनियरिंग कॉलेज जंग का मैदान बन चुका है। दरअसल यहां पर अश्लील गानों को लेकर सीनियर और जूनियर छात्रों के बीच जमकर घमासान हुआ, जिसमें एक छात्र काफी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको आनंद फानन में सदर अस्पताल सुपौल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है जो शिक्षक दिवस के मौके पर सीनियरों ने रात 9 बजे डीजे लेकर सारी रात इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रांगण में अश्लील भरे गाने चलाए थे, जिस कारण 6 सितंबर को सीनियर और जूनियर के बीच काफी मारपीट हुई। क्या है पूरी घटना से? असल कल टीचर्स डे पे लोग मनाए थे सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के बच्चे भी कुछ आ गए उसमें। उसके बाद थर्ड ईयर थोड़ा परेशान किए कि ये गाना बजना चाहिए, वो गाना बजना चाहिए, मन पसंद। उसी में 1-2 गाना हो सकता है बजा है। कल शाम में टीचर्स डे को प्रोग्राम ऑफ करा दिए थे 6 बजे। उसके बाद वही फिर सीनियर लोग 9 बजे के आसपास डीजे मंगा के वही गाना वाना बजाए। उसी में ये लोग 2 हॉस्टल में अलग अलग रहते हैं। आज दिन में 4 बजे के आसपास जूनियर का हॉस्टल में सीनियर लोग पहुँच गया। वही कल का कुछ मामला, लेकिन थोड़ा बहुत मारपीट हुआ। 3-4 लड़कों को चोट लगी, उसको सर में चोट लगी, जिसका कि हम लोग अभी हॉस्पिटल में दिखाए हैं, CT स्कैन कराए हैं, रिपोर्ट अभी आना है। आप इस कॉलेज में आप इस कॉलेज में आप किस पद पे हैं? आप प्राचार्य हैं अभी। सुपौल में एक तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित हो गई और एक युवक को कुचल दिया। सुपौल में तेज रफ्तार से आ रही ट्रक ने अनियंत्रित होकर युवक को कुचल दिया, जिससे युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना सुपौल जिला के जदिया थाना क्षेत्र के फुलकाहा SH 76 वार्ड संख्या 21 की है। बताया जा रहा है जो मृत पंकज कुमार, जिनकी उम्र लगभग 25 वर्ष है, टिकुलिया वार्ड नंबर 11 के रहने वाले थे, जो मजदूरी करके जदिया अपने घर जा रहे थे। ट्रक मुरलीगंज से जदिया की ओर आ रही थी। अचानक ट्रक ड्राइवर ने अपना नियंत्रण खोया और युवक इस ट्रक की चपेट में आ गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बिहार में केस पेंडेंसी को लेकर पुलिस मुख्यालय सख्त हो गया है। बिहार में केस पेंडेंसी को लेकर पुलिस मुख्यालय सख्त हो गया है। पुलिस हेडक्वार्टर ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अब हर हाल में केस पेंडेंसी को खत्म कर दिया जाएगा।
केस पेंडेंसी रहने के कारण ही अपराधी बेलगाम घूम रहे हैं और घटना को अंजाम भी दे रहे हैं। इसके मद्देनजर बिहार पुलिस मुख्यालय के एडीजी जितेंद्र कुमार ने जिले के सभी पुलिस पदाधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यह सख्त निर्देश दिया है कि केस पेंडेंसी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जितना जल्दी हो सके केस पेंडेंसी का निपटारा कर लिया जाए ताकि पीड़ित को न्याय एवं अपराधियों को सलाखों के पीछे धकेला जा सके। एडीजी मुख्यालय ने कहा कि जिस तरीके से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किया गया है उससे यह स्पष्ट है कि बहुत जल्दी ही सभी जिलों में केस पेंडेंसी न्यूनतम मात्रा में ही बचेंगे। हालांकि यह आदेश तब तक पारित रहेगा जब तक कि लंबित कांडों का निपटारा नहीं हो जाता। किसी भी तरह के किसी अधिकारी के साथ कोई मरोवत नहीं की जाएगी। हर हाल में केस पेंडेंसी शून्य करना है। हाँ, हमारी जो नॉर्मल वीकली वीडियो कॉन्फ्रेंस होती है उसके जो एजेंडा पॉइंट्स में हमारे केस का निष्पादन और विभागीय कार्रवाई आदि का निष्पादन और अन्य मुद्दे होते हैं। इस सप्ताह में हमारा विभागीय कार्रवाई के निष्पादन की समीक्षा पर जोर था, क्योंकि पिछले 2 सप्ताह में ही हमने जो है केस के डिस्पोजल का समीक्षा किया था, तो इसलिए अगले वीक में उसको करेंगे। इस वीक में विभागीय कार्रवाई के निष्पादन पर हमारा जोर था, जिस पर फिर से हमने जो है सभी की समीक्षा की और लक्ष्य निर्धारित किए कि महीने के अंत में, अगले महीने के अंत तक जो है उनको कितनी पेंडेंसी पहुंचानी है, या ये कह लें कि कितने से ज़्यादा ना रहे, ऐसे लक्ष्य निर्धारित करके उनको सूचित किया। कोई पर्टिकुलर वैसे जिले भी चिन्हित किए हैं क्या सर मुख्यालय की तरफ से? ये निरंतर समीक्षा में होता रहता है और किए जाते रहते हैं, जिसमें जहाँ पर ज़्यादा होती है वहाँ पर उनको बताया जाता है कि आप क्या करें जिससे कि इसको नियंत्रित किया जा सके। तो यस, उनको इनके बारे में बताया गया और सतर्क किया गया। बिहार में STET परीक्षा नवंबर 2019 में होगी। बिहार में STET की परीक्षा 7 नवंबर 2019 को होगा। शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक शिक्षक की परीक्षा 7 नवंबर 2019 को होगी। 9वीं 10वीं कक्षा के लिए 25,270 पद रिक्त हैं। 10वीं और 8वीं कक्षा के लिए 12,065 रिक्तियां जारी की गई है। कट ऑफ मार्क सामान्य श्रेणी के लिए 50% और आरक्षित श्रेणी के लिए 45% होगी। 150 अंकों का प्रश्न होगा। 100 अंक विषय से आधारित होकर 50 अंक कला और खेलकूद से होगी। अभ्यर्थी 9 से 18 सितंबर तक बोर्ड की वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। बीएड पास कर चुके छात्र ही इस आवेदन के लायक होंगे। परीक्षा 2019 अर्थात STET के तिथि की घोषणा आज की गई, जिसके अंतर्गत 7 नवंबर 2019 को STET की परीक्षा ली जाएगी और इसी के साथ साथ शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक योग्यता परीक्षा 2019 का भी आयोजन 7 नवंबर 2019 को किया जाएगा। इस परीक्षा में माध्यमिक अर्थात वर्ग 9th एवं 10th हेतु 25,270 वैकेंसीज अर्थात रिक्तियां विज्ञापित की जा रही हैं और इसके साथ साथ उच्च माध्यमिक अर्थात वर्ग 11वीं एवं 12वीं हेतु 12,065 रिक्तियां विज्ञापित की जा रही हैं। ये रिक्तियां अलग अलग विषयों में विज्ञापित की जा रही हैं। माध्यमिक हेतु कुल 7 विषयों में 25,270 रिक्तियां होंगी और उच्च माध्यमिक हेतु भी 7 विषयों में 12,065 रिक्तियां होंगी। इस वर्ष आयोजित की जाने वाली STET परीक्षा विगत TET परीक्षाओं से कई मायनों में भिन्न होगी। अब तक इसके पूर्व आयोजित की जाने वाली TET परीक्षा में न्यूनतम प्रतिशत प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता था और उसके आधार पर वह नियोजन हेतु कार्रवाई की जाती थी। इस बार जो STET की परीक्षा आयोजित की जा रही है, इस बार का जो कट ऑफ है वह पूर्व की भांति सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए 50% न्यूनतम कट ऑफ होगा और उसके अलावा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला और दिव्यांग कोटि के अभ्यर्थियों के लिए 45% कट ऑफ होगा और इस कट ऑफ के ऊपर अंक प्राप्त करने वाले जितने भी अभ्यर्थी होंगे उनको कोटिवार इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेरिट अर्थात मेधा क्रम के अनुसार
उनकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी और जितनी रिक्तियां विज्ञापित की जा रही हैं उतनी रिक्तियों का ही रिजल्ट घोषित किया जाएगा। अर्थात जितनी अलग अलग विषयों में 14 विषयों में जो रिक्तियां होंगी उन रिक्तियों के अनुसार उतने ही अभ्यर्थियों का श्रेणीवार कोटिवार रिजल्ट बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा प्रकाशित किया जाएगा। इस मेधा सूची के तैयार करने में उनकी कोटि और अंक के अनुसार मेधा सूची तैयार की जाएगी। यदि दो कैंडिडेट्स का अंक बराबर होता है तो वैसे केस में उनकी उम्र के आधार पर मेधा सूची तैयार की जाएगी, अर्थात अधिक उम्र वाले अभ्यर्थियों को अधिमानता दी जाएगी। और यदि किसी कैंडिडेट्स के अंक भी बराबर होते हैं और उम्र भी बराबर होती है तो वैसी परिस्थिति में जिनको भी यूजी स्नातक परीक्षा 8th, 9th और 10th के लिए और 11th, 12th के लिए स्नातकोत्तर परीक्षा में जिनके अंक अधिक होंगे उनको मेधा सूची में ऊपर रखा जाएगा। और यदि किसी कारणवश संयोगवश ये तीनों चीज़ें किसी दो कैंडिडेट्स की या अधिक कैंडिडेट्स के बराबर होती हैं तो वैसे केस में अल्फ़ाबेटिकल अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार मेधा सूची तैयार की जाएगी। और इस प्रकार मेधा सूची तैयार करते हुए परीक्षाफल की घोषणा की जाएगी। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प होंगे और इसमें सारे प्रश्न ऑब्जेक्टिव प्रकार के होंगे और किसी भी प्रकार के नेगेटिव मार्क का प्रावधान नहीं किया गया है। इसके साथ साथ इसमें जो पेपर 1 होगा SCET के लिए माध्यमिक के लिए उसमें कुल 150 प्रश्न होंगे जिसमें 100 प्रश्न उनके विषय से संबंधित होंगे और 50 प्रश्न शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता से संबंधित होंगे। इसी प्रकार क्लास 11th और 12th के लिए भी पेपर 2 का जो आयोजन किया गया है उस पेपर 2 में भी इसी प्रकार से 150 प्रश्न होंगे जिसमें 100 प्रश्न उनके विषय से संबंधित होंगे और 50 प्रश्न उनकी शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता पर आधारित होंगे। जो योग्यता निर्धारित की गई है माध्यमिक अर्थात 9th और 10th के लिए वह ग्रेजुएट उस विषय में स्नातक उत्तीर्ण होना आवश्यक है और साथ में B.Ed की योग्यता होनी अनिवार्य है। और जो योग्यता पेपर 2 अर्थात उच्च माध्यमिक क्लास 11th और 12th के लिए निर्धारित की गई है उसमें संबंधित विषय में पोस्ट ग्रेजुएशन होना आवश्यक है और उसके साथ साथ B.Ed की भी डिग्री प्राप्त करना अनिवार्य है। किंतु पेपर 2 में एक विषय कंप्यूटर साइंस का भी रखा गया है और कंप्यूटर साइंस में 1673 रिक्तियां विज्ञापित की जा रही हैं और कंप्यूटर साइंस के अभ्यर्थियों के लिए B.Ed की डिग्री प्राप्त करना अनिवार्य नहीं है। अर्थात जो व्यक्ति कंप्यूटर साइंस में अप्लाई करना चाहते हैं यदि उनके पास B.Ed की डिग्री नहीं भी है तो भी वे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा इसी दिन इस परीक्षा के साथ साथ एक शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक योग्यता परीक्षा भी फिजिकल टीचर्स के लिए आयोजित की जा रही है और यह परीक्षा पहली बार आयोजित की जा रही है। इस परीक्षा का स्वरूप पूर्व की भांति ही होगा जिसमें कट ऑफ मार्क्स प्राप्त करने वाले 50% कट ऑफ मार्क्स और जो विशेष अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति महिला दिव्यांग इत्यादि के लिए 45% अंक प्राप्त 6 to 8 के लिए अंक प्राप्त करने वाले और क्लास 6 to 8 के लिए जो भी कैंडिडेट्स होंगे उनको जिनका भी कट ऑफ मार्क्स से ऊपर होगा उनको उत्तीर्ण घोषित किया उनको एक सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा और समय समय पर जो रिक्तियां विज्ञापित की जाएंगी सरकार द्वारा उसमें उनको आवेदन देकर नियोजन हेतु अग्रता कार्रवाई उनको करना होगा। इस प्रकार यह सारा शेड्यूल जो आज अनाउंस किया गया है इसके लिए फॉर्म भरने की तिथि 9 सितंबर 2019 से 18 सितंबर 2019 तक निर्धारित की गई है। फॉर्म बिहार बोर्ड के वेबसाइट पर भरा जा सकता है जिसके लिए अलग से एक वेबसाइट बनाया गया है www.bsebstet2019.in। इस वेबसाइट पर जाकर कोई भी अभ्यर्थी ऑनलाइन रूप से फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए शुल्क की विवरणी और परीक्षा फॉर्म भरने की विस्तार पूर्वक अन्य जानकारी भी इस वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है और संचार माध्यमों से भी अन्य माध्यमों से भी इसकी सूचना आम लोगों तक दी जा रही है। यह जो क्लास 9th, 10th और 11th, 12th के लिए
परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। यह वर्ष 2011 के बाद इसका आयोजन किया जा रहा है। वर्ष 2017 में जो परीक्षा आयोजित की गई थी वह क्लास 1 to 5 और क्लास 6 to 8 वर्गों के लिए की गई थी, और इस बार जो परीक्षा आयोजित की जा रही है STET, यह माध्यमिक अर्थात क्लास 9th और 10th और उच्च माध्यमिक अर्थात 11th और 12th के लिए आयोजित की जा रही है। और उसके अलावा जो फिजिकल टीचर्स के लिए जो परीक्षा आयोजित की जा रही है वह क्लास 6 to 8 वर्ग के लिए आयोजित की जा रही है। मुहर्रम को लेकर दरभंगा में विभिन्न स्थानों पर खेलों की नुमाइश की जा रही है। मुहर्रम को लेकर शहर के विभिन्न मोहल्लों में नुमाइशी का खेल लगातार जारी है। इस आयोजन में विभिन्न अखाड़ों ने भाग लेकर नुमाइशी के खेल के आयोजनकर्ताओं की हौसला अफजाई की। शहर में कई जगह नुमाइशी का खेल का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बेता, उर्दू बाजार, नीम चौक, यूसुफगंज अखाड़ा, शुभंकरपुर अखाड़ा और अलपट्टी चौक अखाड़ा शामिल है। दरभंगा जिला मुहर्रम कमेटी किलाघाट दरभंगा के महासचिव रुस्तम कुरैशी एवं कमेटी से जुड़े पदाधिकारियों के साथ शहर में जिन जिन जगहों पर नुमाइशी के खेल का आयोजन हो रहा है वहां अपने साथियों के साथ मुहर्रम कमेटी एवं खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए पहुंच रहे हैं। जदयू नेता मोहम्मद अली अशरफ फातमी भी इन अखाड़ों का दौरा कर रहे हैं। बाकी नहीं तो फिर मिलेंगे अगले साल किला घाट के बेगूसराय के GD कॉलेज में 24 से 27 सितंबर तक युवा महोत्सव का आयोजन होगा। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा द्वारा आयोजित अंतर महाविद्यालय युवा महोत्सव का आयोजन 24 से 27 सितंबर 2019 तक किया जा रहा है। यह 4 दिवसीय युवा महोत्सव गणेश दत्त महाविद्यालय बेगूसराय के प्रांगण में 9 वर्ष के बाद फिर से आयोजित हो रहा है। इसके पूर्व इस महाविद्यालय में यह आयोजन वर्ष 2007 और 2010 में संपन्न किए गए थे, जिसमें दोनों ही वर्ष गणेश दत्त महाविद्यालय ओवरऑल चैंपियन रहा। गणेश दत्त महाविद्यालय का यह आयोजन अपने आप में अनोखा आयोजन होगा, जिसके लिए सारी तैयारियां प्रारंभ कर दी गई है। युवा महोत्सव के लिए कुल 29 विधाओं में प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इन प्रतियोगिताओं में प्रमुख रूप से शास्त्रीय गायन, एकल शास्त्रीय वादन, तबला वादन, शास्त्रीय वादन बांसुरी, समूह गीत, समूह गान, भारतीय समूह गान शामिल है। ये आयोजित अंतर महाविद्यालय युवा महोत्सव है। पढ़ाई का जो काम है वह केवल पुस्तकों तक और क्लास लेन तक ही सीमित नहीं है। बच्चों को गढ़ने के क्रम में उनकी जो प्रतिभा होती है, उनका जो व्यक्तित्व होता है, वो बहुमुखी होता है। तो महाविद्यालय विश्वविद्यालय की भूमिका होती है कि वह जो उनका बहुमुखी व्यक्तित्व है, हम उसको आकाश दें, हम उसको उत्कर्ष दें, उसको हम आयाम दें। इसलिए यह युवा महोत्सव आयोजित किया जाता है। हमारे जो बच्चे होते हैं, किसी के भीतर आप देखें कि संगीत की बड़ी अच्छी योग्यता है, किसी के भीतर ड्रामेटिक्स की बहुत अच्छी योग्यता है, किसी के भीतर वो डिबेट की बड़ी अच्छी योग्यता है। तो हम चाहते हैं कि उनको एक हम प्लेटफॉर्म दें, एक मंच दें और वो अपनी पहचान बनाएं, उनकी महनीयता को हम रेखांकित कर सकें। और यहाँ से जब उनका यह रेखांकन हो जाएगा तो फिर हमारा जो है इंटर इंस्टीट्यूट हमारा इस ढंग का टूर्नामेंट होता है, इस ढंग का हमारा यूथ फेस्टिवल होता है, फिर वो उसमें अपनी पहचान बनाते हैं और अंततोगत्वा पूरे राष्ट्र में, है ना, वो एक इस ढंग का आयोजन होता है युवा महोत्सव का भिन्न भिन्न विश्वविद्यालयों को लेकर के। कितने विद्यालय इसमें शामिल हो रहे हैं? अभी तत्काल चूँकि ये ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के अंतर्गत है ये, इसलिए अभी हमारे यहाँ अंगीभूत से लेकर के और संबद्ध तक टोटल 73 महाविद्यालय इसमें शामिल हो रहे हैं। टोटल कितने विधाओं में बच्चे? ये 29 प्रकार की विधाएँ हैं
इवेंट्स हैं जिसमें हमारे बच्चे भाग लेंगे और एक महाविद्यालय से वो 30 की अधिक संख्या में भाग नहीं ले सकते। युवा महोत्सव में भाग लेने वाले बच्चे जो हैं किस तरह से उनके भविष्य पर या आगे बढ़ने में किस तरह ये सहायक होगा, बच्चों के लिए किस तरह से ये सहायक होगा? बच्चे जब पुरस्कार ये खेल में आते हैं तो अपनी प्रतिभा को दिखाते हैं और ये प्रतिभा दिखाने के बाद उनका फिर चयन किया जाता है और यूनिवर्सिटी में खेला होता है, उस खेल में वो भाग लेते हैं तो जाके फिर आगे अपने भविष्य को देखते हैं। तो यहाँ खेल दिखाएंगे बच्चे तो आगे भविष्य के लिए उनका बना रहेगा, इसलिए खेल महाविद्यालय में शुरू होता है और अंतर्राष्ट्रीय तक वो जाते हैं खेल खेलने के लिए। झंझारपुर के लखनौर प्रखंड सह अंचल कार्यालय के नए भवन का उद्घाटन मंत्री श्रवण कुमार ने किया। झंझारपुर मंडल के लखनौर प्रखंड सह अंचल कार्यालय का नया भवन बनकर तैयार हो गया, जिसका उद्घाटन बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने किया। इस अवसर पर मंत्री श्रवण कुमार का पाक चादर से सम्मान किया गया। अपने संबोधन में मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि इस तरह का नया प्रखंड सह अंचल कार्यालय का भवन पूरे बिहार में 77 प्रखंड में अभी बन रहा है। बिहार विकास के तरफ अग्रसर है। उन्होंने बिहार सरकार की कई योजनाओं और उसके लाभ के बारे में जनता को बताया। भवन का उद्घाटन हो रहा है और इस उद्घाटन समारोह में इस प्रखंड को जन्म देने वाले का अगर नाम नहीं लिया जाए तो मैं समझता हूं कि इस प्रखंड का उद्घाटन अधूरा रह जाएगा। जनाधिकार पार्टी ने आज राज्य के विभिन्न जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन किया। बिहार में हो रही सामूहिक बलात्कार, शिक्षा विभाग में अनियमितता, विश्वविद्यालय में शिक्षण सत्र नियमित करने की मांग, दरोगा बहाली में हो रहे घोटाला सहित अन्य मांगों को लेकर जनाधिकार पार्टी द्वारा सभी जिला मुख्यालयों पर एक दिवसीय राज्यव्यापी धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में गर्दनीबाग धरना स्थल पर भी धरना प्रदर्शन किया गया। वहीं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने कहा कि हमारी लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक इन मुद्दों पर सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठाती है और अपना काला कानून वापस नहीं लेती है। इसलिए महिला अध्यक्ष, पटना नगर अध्यक्ष के नेतृत्व में आज पूरी महिलाओं का आज यहाँ महाधरना, साथ साथ जो काला कानून देश में लागू हुआ है, यह कह रहे हैं कि जान माल बचाना है। अरे जान माल बचाना है तो नफरत को रोको ना। बैकवर्ड फॉरवर्ड के नाम पर नफरत, पाकिस्तान हिंदुस्तान के नाम पर नफरत और लाश, मंदिर मस्जिद के नाम पर नफरत, पुलवामा और 370 कश्मीर के नाम पर नफरत, गाय के नाम पर मारना, बम लिंचिंग के नाम पर मारना, एनआरसी के नाम पर नफरत, आरक्षण के नाम पर सौहार्द बिगाड़ना, ये जो उन्माद है इंसानियत के लिए खतरा, पहले उससे करोड़ों लोग मरते हैं, उससे आप बचाओ ना बिहार और भारत को। दूसरी तरफ आप कहते हो काला कानून, जो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं और पैसे वाले लोग हैं, उसके पास भारत में सिविक सेंस नहीं। ये इंग्लैंड नहीं है, ये लंदन नहीं है, ये अमेरिका नहीं है। हम आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक रूप से हम बहुत ही पीछे हैं, दुनिया में अंतिम पौधान पर है। गरीबी मेरी जिंदगी बन चुकी है और वहाँ पर आप 10,000 पर कैपिटा इनकम जिसका है 81.7% वहीकल पर लोग चढ़ते हैं। आप लगातार एक ऐसा कानून मार रहे हैं जो आम आदमी की जिंदगी नासूर बना दिया। मैं इस कानून की आड़ में आप पुलिस और पदाधिकारी दलालों को लूटने की इजाजत दे दिया। सब के सब लूट रहे हैं। पहले आप अपने सिस्टम को सुधारिए, पुलिस को सुधारिए और कई क्लोजर लगा करके जो आप गलत तरीके से आप 25,000 30,000 जो पेट भरता है, हम रोटी के लिए मरते हैं, हम पढ़ाई के लिए मरते हैं, दवाई के लिए मरते हैं। और एक कानून जब एक तरफ आर्थिक मंदी और उस तरफ तनख्वाह देने के लिए एक नया तरीका और उसके नाम पर आम आदमी का शोषण, दमन, यह जन अधिकार पार्टी, युवा परिषद, छात्र परिषद और महिला परिषद पूरे बिहार में आज इन बलात्कार और इस काला कानून के खिलाफ जंग छेड़ रहा है। ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी तब तक
इसकी पुलिस इसके आड़ में लूटते रहेंगे। सहरसा में एक बच्चा चोर को लोगों ने पकड़ा, लेकिन पुलिस ने उसे समय रहते अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद पुलिस थाने पर एक नया नाटक शुरू हुआ और देखते ही देखते पुलिस की गिरफ्त से बाहर खींचकर इन चोरों को लोगों ने पीट दिया। सहरसा के चंद्रयान में एक युवक को बच्चा चोरी करते हुए कुछ ग्रामीणों ने पकड़ा। नौहट्टा थाना को सूचित किया गया। कुछ ही पल में नौहट्टा थाना ने उस आदमी को अपने गिरफ्त में लेकर नौहट्टा के हाजत में बंद कर दिया। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। नौहट्टा थाने पर कुछ ग्रामीण पहुंच गए और थाने का घेराव करने लगे। पुलिस से मांग करने लगे जो थोड़ा सा उस आदमी को दिखा दीजिए साहब, ताकि हम भी सतर्क रहें ऐसे आदमी से। नौहट्टा के थाना प्रभारी इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं हुए, लेकिन लोग नहीं माने और फिर टूट पड़े, जिसमें 2-3 बच्चे घायल भी हो गए। फिलहाल घायलों का इलाज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। लोगों का कहना है जो वो सिर्फ उस चोर को देखना चाहते थे ताकि उससे सतर्क रहे, लेकिन पुलिस नहीं मानी और इसी कारण से ये विवाद खड़ा हुआ। देखना चाह रहा है जो बच्चा कौन उठाया, कौन बच्चा कहाँ था। आज किसी और का बच्चा उठा, कल हमारा भी बच्चा उठा सकता है। तो पब्लिक इसलिए देखने आए थाना पे, लेकिन ये दिखा नहीं रहे थाना प्रभारी जो यहाँ के थाना है। और क्या मामला है? और क्या मामला, गाली दे रहा। अभी पुलिस वाला हम खदेड़ रहा। किस थाने में भी आप लोग हैं? हम अभी नौहट्टा थाना के गेट पे खड़े हैं। आप लोग क्यों आए हैं हॉस्पिटल? पुलिस नहीं मार लगे। कौन से पुलिस ने मारा आप बच्चे को? जनाधिकारी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व सांसद पप्पू यादव के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ है। क्या कहना है इस पर पप्पू यादव का, देखते हैं ये रिपोर्ट। गिरफ्तार हो सकते हैं आप? भैया हमको कोई दिक्कत नहीं है, जिस वक्त जिसको गिरफ्तार करना हो कर लें, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अब इस गिरफ्तारी के डर से यदि पप्पू यादव डरने लगे तब तो हुआ, इसलिए मुझे उसकी चिंता नहीं है। हम बच्चियों और आम आदमी के सवाल पर कोई कंप्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। कोर्ट में सरेंडर करेंगे कि पुलिस में गिरफ्तारी देंगे? यार हमारे बच्चे को जेल भेजा गया था, बेल हो चुका है और हमने बेल लगा दिए हैं, इसलिए कि इसमें कोई धारा बनता नहीं है। हमारे लोग जाकर के मेमोरेंडम दे रहे थे गिरफ्तार, आप काला कानून बना है, हमें गिरफ्तारी की चिंता नहीं है। हम लड़ने आए हैं, मरने की तैयारी करके आए हैं, जिनको हमें मारना है वो मारने की तैयारी। खबरों की दुनिया से थोड़ा सा बाहर निकलते हैं और बात करते हैं चंद्रयान 2 की, जिस मिशन के लिए कल पूरी रात न सिर्फ भारतवासी बल्कि दुनिया के हर विकासवादी लोग जगे हुए थे और इस पल का गवाह बनना चाहते थे जो आखिरकार चंद्रयान 2 चंद्रमा पर उतरे और अपनी रिपोर्ट भेजे। लेकिन कुछ कारणवश 2.1 किलोमीटर पूर्व ही ये अभियान विफल हो गया। विफलता इसे नहीं कहा जा सकता क्योंकि 95% सफलता वैज्ञानिकों ने हासिल कर ली थी। अब चूंकि लैंडर को यहाँ पर लैंड करना था, लेकिन वो सही तरीके से लैंड हो पाया या नहीं, ये कुछ मिनट का जो खेल था वो काफ़ी सस्पेंस भरा था। इस खेल में हो सकता है जो आगे चलकर हमारा संपर्क लैंडर से फिर से स्थापित हो जाए, क्योंकि वैज्ञानिकों की बात तो इसमें नहीं है, लेकिन यदि ज्योतिषियों की बात मानी जाए तो 27 दिन बाद हो सकता है एक बार फिर से चंद्रयान के इस लैंडर से संपर्क स्थापित हो सके। उम्मीद करें जो ये संपर्क स्थापित हो, लेकिन इस सब के बीच चूंकि वैज्ञानिकों ने इस अभियान को थोड़ा सा विफल मान लिया और हमारे इसरो के चेयरमैन के शिवन प्रधानमंत्री के वहाँ से विदा होने के समय उनसे जब मिलने लगे तो थोड़ा सा वो भाव विह्वल हो गए। प्रधानमंत्री ने इस पल की गंभीरता को समझा और इसरो के चेयरमैन को गले लगाया, उनके पीठ पर थपकी दी और उनको ये एहसास दिलाया जो चिंता की कोई बात नहीं है, आप प्रयास कीजिए, 130 करोड़ भारतवासी आपके साथ हैं।
वैज्ञानिक भाषा में यदि बात करें तो लैंडर से हमारा संपर्क टूट चुका है, लेकिन वैज्ञानिकों से पहले ही ज्योतिषों ने चांद के बारे में पूरा अध्ययन किया हुआ है। भारत के वेद पुराण में चांद के बारे में बहुत सारा अध्ययन है और इस अध्ययन के आधार पर यदि माना जाए तो 27 दिन बाद एक बार फिर से यदि प्रयास किया जाए तो लैंडर से संपर्क स्थापित हो सकता है। हम इसके प्रति आशान्वित रहें और भगवान से प्रार्थना करें जो कुछ ऐसा ही हो। फिलहाल SCS न्यूज के इस अंक में अभी इतना ही। अगले अंक में फिर कुछ और समाचारों के साथ मुलाकात होगी। तब तक आप देखते रहिए SCS न्यूज। नमस्कार।